नमस्कार बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल एंड टेंजेंट से हमारा फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 6। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। टेंजेंट टू द कर्व के लिए हमें करना क्या है कि एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 6 से ये क्वेश्चन 21, curve is y equal to x cube plus 2x plus 6. This is the curve. Suppose ये इस तरीके का कोई कर्व है। इस कर्व में कहीं पे कोई एक सबसे पहले हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व फाइंड करना है, तो वी विल फाइंड dy dx. This will be 3x square plus 2. जो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व है वो इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट होगा तो आप dy dx में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे। अगर आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो उस टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे x एंड y की वैल्यू जहां इन्वॉल्व होगा उसको यूज कर लेंगे। अगर इस पॉइंट पे आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है तो इस पॉइंट के जो भी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स होंगे आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप डिफरेंट पॉइंट्स पे स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व फाइंड कर लेंगे, क्योंकि कर्व के ऊपर इनफाइनाइट ऑफ टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, तो ईच पॉइंट्स पे टेंजेंट का स्लोप अलग अलग होगा। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कि नॉर्मल के बारे में दे रखा है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट विल बी -1 अपॉन dy dx इक्वल टू -1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2। ये हमारे पास आ गया। अगर इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है तो इस पॉइंट नॉर्मल विल बी दिस, टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाते हुए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप यहाँ पे यूज कर लीजिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। अगर आप इस पॉइंट पे नॉर्मल की बात करेंगे तो नॉर्मल विल बी दिस, टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाते हुए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पे यूज कर लीजिए। अगर आपको यहाँ पे नॉर्मल फाइंड करना है तो ये नॉर्मल टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री बनाते हुए इस पॉइंट कोऑर्डिनेट आप यहाँ पे यूज करके स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस गिवन है हमें कि द नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस लाइन x प्लस 14y प्लस 4, x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0 is a equation of line. This is a equation of line. Normal is parallel to this line. Normal is parallel to this line, or you know the for parallel line. For parallel lines, you know दोनों के जो स्लोप्स होंगे that will be equal. ठीक है, दोनों के स्लोप क्या होंगे? both will be equal. तो यहाँ से हमने लाइन का स्लोप फाइंड किया। 14y equal to -x minus 4, y equal to -1 upon 14 x minus 4 upon 14, और आपने इसको कंपेयर किया y equal to mx plus 6 से कंपेयर किया, तो now you will get the slope of line. Question के according normal is parallel to line. Normal parallel to
फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल की इक्वेशन के लिए नॉर्मल का स्लोप के साथ साथ हमें वो पॉइंट भी फाइंड करना है। दैट्स वाई उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास ये आ गया है। कर्व की इक्वेशन आपके पास थी, दिस इज कर्व की इक्वेशन आपको थी एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। आप यहां पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y इक्वल टू √2/3 क्यूब प्लस 2 इंटू √2/√3 प्लस 6। एक बार ऐसा कर लीजिए, फिर एक बार y के प्लेस पे x के प्लेस पे आप माइनस पुट कर दीजिए, माइनस √2/3 होल क्यूब माइनस 2 इंटू √2 अपॉन √3 प्लस 6। एक बार आपने x के प्लेस पे √2/√3 पुट किया, एक बार x के प्लेस पे माइनस √2/√3 आप पुट कर रहे हैं, तो आपको दो पॉइंट्स मिलेंगे। जब आपको दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे x एंड y, ये जो कांटेक्ट पॉइंट्स हैं, यहां से जो वैल्यू आएगी दैट विल बी y0 कांटेक्ट पॉइंट का, और ये जो वैल्यू है दीज आर टू वैल्यू x0 इक्वल टू √2/3 and second value minus √2/3। कॉन्टेक्ट पॉइंट फाइंड होने के बाद आप स्लोप ऑफ नॉर्मल, जो कि स्लोप ऑफ नॉर्मल आपके पास आया था वही जो कि लाइन था का जो स्लोप था वही स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा, दैट विल बी -1/4 y माइनस y0 इक्वल टू m स्लोप x माइनस x0। इस इक्वेशन में आप x0 मतलब y0 कांटेक्ट पॉइंट की वैल्यू पुट करिए और m की वैल्यू पुट करिए और आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड हो जाएगा। आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही चलना है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है कि प्रूव दैट दिस कर्व एंड दिस कर्व कट एट राइट एंगल। तो यहां पे आपको ये बताना जरूरी है कि जब दो कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनल कर्व्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल कर्व्स, उन्हें ऑर्थोगोनल कर्व्स कहते हैं। सपोज एक कर्व ये कट कर रहा है और एक कर्व ये कट कर रहा है, तो दो कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसकी डेफिनेशन ये है कि जहां पे दोनों कर्व कट कर रहे हैं उस पॉइंट पर फर्स्ट कर्व के लिए टेंजेंट ड्रॉ करिए, टेंजेंट टू द फर्स्ट कर्व। दिस इज फर्स्ट टेंजेंट, दिस इज द फर्स्ट कर्व, दिस इज सेकेंड कर्व। और सिमिलरली इसी इंटरसेक्शन पॉइंट पे आप सेकेंड कर्व पे भी आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये टेंजेंट आया। अगर ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं तो आप इनको बोलोगे ऑर्थोगोनल कर्व। ठीक है, तो यहां भी ये कह रहा है कि क्या ये दोनों कर्व ये गिवन कर्व्स हैं। एक कर्व है x इक्वल टू वाई स्क्वायर,
और सेकेंड कर्व है एक्स वाई इक्वल टू के। अगर ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करेंगे देन आपको प्रूव करना है 8k² इक्वल टू 1, ये आपको प्रूव करना है। ये आपको प्रूव करके लाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों पॉइंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे करेंगे? x की वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर दीजिए। तो दिस विल बी y² इंटू y इक्वल टू k। इट मीन्स y³ नाउ अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का आप x कोऑर्डिनेट फाइंड करिए फर्स्ट कर्व में पुट करके। तो यहां पे जैसे ही आप y कोऑर्डिनेट फाइंड पुट करेंगे तो आपको करस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएगा। दिस x कोऑर्डिनेट इज k⁻³ 2/3। ठीक है, दिस इज k⁻² 2/3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया आपको, जो पॉइंट आया x कोऑर्डिनेट है आपका k⁻⁴ एंड y कोऑर्डिनेट है आपका x कोऑर्डिनेट आया 2/3 एंड y कोऑर्डिनेट आया k⁻⁴ 1/3। अब फॉर राइट एंगल इंटरसेक्शन, फॉर कट एट राइट एंगल के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कब दो कर्व राइट एंगल पे कट करेंगे। तो बताया कि दो कर्व राइट एंगल पे कट करने का मतलब है, दो कर्व्स के बीच में एंगल फाइंड करने का मतलब है कि फर्स्ट कर्व और सेकंड कर्व जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर फर्स्ट कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए और उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे सेकंड कर्व पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल है दैट इज एंगल बिटवीन टू कर्व्स। तो फर्स्ट कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द फर्स्ट कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द फर्स्ट कर्व। किस पॉइंट पे फाइंड करेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। दिस विल बी dy/dx इक्वल टू फर्स्ट कर्व को डिफरेंशिएट करिए आप। तो यहां पे अगर हम फर्स्ट कर्व को डिफरेंशिएट करें ये, तो बोथ साइड x से डिफरेंशिएट किया, दिस विल बी x का 1 हो गया और दिस विल बी 2y dy/dx। तो dy/dx इक्वल टू 1/2y। तो आप यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2y। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से y कोऑर्डिनेट पुट कर दीजिए। तो दिस विल बी 1/2 इंटू k⁻⁴ 1/3। सिमिलरली सेकेंड कर्व को भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
प्रोडक्ट रूल यूज होगा, x का हो गया 1, y एज इट इज, प्लस नाउ x एज इट इज और y का हो गया dy dx, और राइट साइड में k है, दैट विल बी 0। तो dy dx इक्वल टू माइनस y अपॉन x। तो हम लोग यहाँ पे सेकेंड कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द सेकेंड कर्व dy dx इक्वल टू माइनस y अपॉन x। सेकेंड कर्व का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द सेकेंड कर्व जो है वो किस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास ये, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। y की प्लेस पे माइनस k रेज़्ड टू पावर 1/3 एंड x के प्लेस पे k रेज़्ड टू पावर 2/3। नाउ जैसा कि आपको मालूम है कि जब दो कर्व्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके टेंजेंट्स के बीच में 90 डिग्री बनता है, और जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल टू -1 के इक्वल होता है। तो फर्स्ट कर्व का स्लोप जो टेंजेंट टू द फर्स्ट कर्व है दैट इज 1/2 k रेज़्ड टू पावर 1/3 इनटू सेकेंड कर्व जो है हमारे पास माइनस k रेज़्ड टू पावर 1/3 अपॉन k रेज़्ड टू पावर 2/3 इक्वल टू -1। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, k रेज़्ड टू पावर 1/3 k रेज़्ड टू पावर 1/3। फाइनली हमारे पास आता है 2 इंटू k रेज़्ड टू पावर 2/3 इक्वल टू 1। बोथ साइड अगर आप क्यूब ले लेंगे तो ये जो क्यूब रूट है वो हट जाएगा, तो टेकिंग क्यूब ऑन द बोथ साइड 2 का क्यूब लिया दैट विल बी 8, यहाँ पे क्यूब लेंगे तो क्यूब रूट हट जाएगा, देयर विल बी ओनली k स्क्वायर, और राइट साइड में क्यूब लेंगे तो दिस विल बी 1। हमें यही प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले ही बता दूं, और नॉर्मल एंड टेंजेंट्स यहीं पे फिनिश होता है। बहुत सारे दूसरे क्वेश्चंस हैं, उसकी वर्डिंग्स को, स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, और बस बेसिक चीज ये ध्यान देना है, टेंजेंट टू द कर्व हो या नॉर्मल टू द कर्व हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कर्व को डिफरेंशिएट करना है। आपको जैसे ही आप डिफरेंशिएट करके dy dx फाइंड करेंगे तो ये आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व मिल जाएगा। अगर आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व चाहिए तो आपको -1 अपॉन dy dx करना पड़ जाएगा, और ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। नॉर्मल टू द कर्व हो या टेंजेंट टू द कर्व हो, उसका फर्स्ट स्टेप ये होगा कि डिफरेंशिएट करिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व फाइंड करिए या स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व फाइंड करिए। इस फर्स्ट स्टेप के बाद अगर आपको डायरेक्ट पॉइंट गिवन है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यूज करके एक्चुअल वैल्यू ऑफ द स्लोप फाइंड कर लीजिए। अगर आपको एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्लोप फाइंड करने के लिए डायरेक्ट पॉइंट नहीं गिवन है तो कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन होगी, उसके हेल्प से आप पहले पॉइंट फाइंड कर लीजिए और देन आफ्टर आप स्लोप फाइंड करिए। जहां पे भी आपको पॉइंट गिवन नहीं होगा वहां पे आपसे ओनली स्लोप नहीं पूछेगा, वो ऑलवेज आपसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द टेंजेंट पूछेगा या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व पूछेगा। और इक्वेशन के लिए जो सेकंड आपको रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m x माइनस x नॉट। हेयर x नॉट एंड y नॉट इज अ पॉइंट विच लाई ऑन द कर्व। अमूमन तो जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है उसी का यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि कॉन्टेक्ट पॉइंट कर्व पे भी लाई करता है और कॉन्टेक्ट पॉइंट टेंजेंट पे भी लाई करेगा और वो कॉन्टेक्ट पॉइंट नॉर्मल पे भी लाई करेगा।
इसके अलावा हो सकता है कोई एक्स्ट्रा पॉइंट दे दे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व फाइंड करते समय आप उस एक्स्ट्रा पॉइंट को भी यूज करेंगे। लेकिन ये जो स्लोप की वैल्यू है, स्लोप की पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टेंजेंट टू द कर्व या ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, ये तभी फाइंड होगा जब आपको कॉन्टैक्ट पॉइंट मालूम होगा। इस बात का विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन मीन्स किसी भी फंक्शन या किसी भी कर्व जो दो वेरिएबल वाले कर्व्स हैं, दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन है वो y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में होगा। तो y इक्वल टू एफ एक्स जो कर्व है, इसमें आपको दो टेंडेंसी दिखाई पड़ सकती है। दो टेंडेंसी ये दिखाई पड़ेगी कि जब आप x1 वैल्यू पुट करेंगे कर्व की इक्वेशन में, तो आपको जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी दैट विल बी y1। जब आप एक दूसरी वैल्यू पुट करेंगे x2, तो आपको एक दूसरी y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी दैट विल बी y2। तो इंक्रीजिंग का सेंस ये है कि अगर स्टार्टिंग में आपने छोटा वैल्यू पुट किया और बाद में x के प्लेस पे बड़ा वैल्यू पुट किया, तो आपको जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी, जो x1 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिली थी और x2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y जो मिला था, उसमें भी यही रिलेशन रहेगा कि अगर स्टार्टिंग में वैल्यू छोटी थी तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू कम, और बाद में अगर आपने x के प्लेस पे कोई लार्जर वैल्यू पुट किया है तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y आल्सो विल बी लार्जर। तो ये जो नेचर है, इस नेचर को बोलते हैं इंक्रीजिंग नेचर ऑफ कर्व। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग नेचर ऑफ कर्व। इंक्रीजिंग नेचर ऑफ कर्व में आपको देखने को क्या मिलेगा कि कहीं पे भी अगर आप कोई कर्व ट्रेस करेंगे, सपोज ये x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, तो कर्व जो है आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। आपको मालूम है इस पॉइंट पर x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये आएगी और y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये आएगा। जैसे ही आप यहां पे पहुंचेंगे तो x, इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो प्रीवियस के रेस्पेक्ट में ज्यादा है और ये आपको x2 होगा और करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ जो y है दैट आल्सो विल बी लार्जर। तो कर्व का जो शेप होगा वो y एक्सिस की ओर इस तरीके से ये बढ़ता हुआ होगा। x कोऑर्डिनेट बढ़ने पे y कोऑर्डिनेट भी इंक्रीज करेगा। दिस इज द इंक्रीजिंग नेचर ऑफ कर्व। अगर x कोऑर्डिनेट रिड्यूस करोगे तो y कोऑर्डिनेट भी रिड्यूस होगा। दिस इज द इंक्रीजिंग नेचर ऑफ कर्व। अगर x कोऑर्डिनेट के नेचर और y कोऑर्डिनेट के नेचर में लाइकनेस नहीं है, x बढ़ रहा है तो साथ में y भी बढ़ रहा है, x अगर रिड्यूस करने पे साथ में y भी रिड्यूस हो रहा है, तो यहां पे x और y के नेचर में लाइकनेस है, x एंड y के नेचर में सिमिलरिटी है कि x रिड्यूस हुआ तो y रिड्यूस हुआ। कभी कभी हो सकता है कि x एंड y के नेचर में सिमिलरिटी ना हो के डिसिमिलरिटी, मतलब सिमिलरिटी ना हो के अपोजिटनेस हो। अपोजिटनेस का मतलब कि आपने स्टार्टिंग में x के प्लेस पे, जब x के प्लेस पे x1 पुट किया तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y1 मिला, बाद में x को इंक्रीज करके आपने x के प्लेस पे एक दूसरा वैल्यू x2 पुट कर दिया और आपको करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो मिला दैट विल बी y2। तो x2 x1 से ज्यादा है, आपने पहले के रेस्पेक्ट में x के प्लेस पे लार्जर वैल्यू यूज किया है, बट जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y है वो पहले के रेस्पेक्ट में स्मॉलर मिल रहा है। दिस इज अ डिक्रीजिंग नेचर, दिस इज अ डिक्रीजिंग नेचर ऑफ कर्व।
decreasing nature of curve. ऐसे कर्व का शेप कैसा दिखाई पड़ेगा? दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस. ऐसे कर्व का नेचर शेप ऐसा दिखाई पड़ेगा. ये यहां पे this point is x1 and this point is x2. Sorry, this is x1, this is x2. So here x1 is smaller than x2, जबकि x1 के corresponding जो वैल्यू है that is y1 और x2 के corresponding वैल्यू ऑफ y जो है that is y2. यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि y1 is greater than y2. इसमें और इसमें आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? इसमें और इसमें मुझे ये दिखाई पड़ रहा है कि x की वैल्यू अगर आप इंक्रीज करोगे तो y की वैल्यू डिक्रीज होगी. अगर आप x1, x2, x3 तीन वैल्यू लिया और ये x की वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है तो डिक्रीजिंग नेचर में आप पाएंगे कि y1, y2 एंड x3 के corresponding जो y3 वैल्यू होगी वो कंटिन्यू डिक्रीज करेगा. कंटिन्यू डिक्रीज करेगा. अब एक कर्व है, ट्रेस कर रहे हैं, फिर आपसे पूछते हैं कर्व ऐसा है, ये कर्व इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है? यस, दिस इज इंक्रीजिंग, दिस इज इंक्रीजिंग. अब एक दूसरा कर्व है ये, और उसके बाद यहां से ये फ्लैट हो जाता है, यहां से यहां तक ये अचानक से बेंड हुआ और ये फ्लैट हो गया. इसमें क्या बोले? देयर इज x1 और इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट y1 हो गया, देयर इज x2 करस्पॉन्डिंग पॉइंट y2 होगा, देयर इज x3. तो हम यहां देख रहे हैं कि x1 से ज्यादा x1 x2 से छोटा है, x2 बड़ा है, तो जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है y1 वो स्मॉल है, y2 ज्यादा है. जैसे x की वैल्यू बढ़ा है y की वैल्यू बढ़ गई. उसके बाद आपने x की वैल्यू और बढ़ाई, इस बार y की वैल्यू नहीं बढ़ी, इस बार y की वैल्यू नहीं बढ़ी. तो इस कर्व को हम क्या कहें? इंक्रीजिंग कर्व कहेंगे या नहीं? क्योंकि ये कर्व कुछ देर तक इसमें इंक्रीजिंग टेंडेंसी था, दैट्स व्हाई इसको हम इंक्रीजिंग कर्व कहेंगे. क्या कहेंगे? इसको भी हम इंक्रीजिंग कर्व कहेंगे. एनालिसिस से हमें ये चेक करना है, जो मैथमेटिकल एनालिसिस है, कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हम देख के हम ये बता सकें कि कर्व की कल्पना कर सकें, कर्व को एज्यूम कर सकें कर्व इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग. तो अब हमें यहाँ पे इन दोनों कर्व में ये डिफरेंशिएट करना है, दोनों ही कर्व इंक्रीजिंग है या दोनों में कोई डिफरेंस है. दिस कर्व विल बी कॉल्ड इंक्रीजिंग एंड दिस विल बी कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. दिस विल बी कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का सेंस है कि ये कर्व कंटिन्यू हर मोमेंट पे इंक्रीज ही करता जाएगा. और इस कर्व को इंक्रीजिंग ये बोला है कि ये कर्व इंक्रीज कर रहा है, कुछ मोमेंट पे इंक्रीज करना छोड़ सकता है और फिर हो सकता है कि अगली थोड़ी देर बाद ये फिर इंक्रीज करना शुरू कर दे.
फिर कुछ मोमेंट पे ये इंक्रीज करना स्टॉप कर सकता है और फिर हो सकता है कि उसके बाद ये फिर से इंक्रीज करना शुरू कर दे। तो इसलिए इसको हम सिंपली इंक्रीजिंग कहेंगे। एक दूसरे कर्व को हम ट्रेस करते हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। ये कर्व इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है और यहां से बेंड होके अब क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है और यहां से बेंड होके अब ये क्या कर रहा है, फिर से इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है और फिर यहां पे आके स्टॉप हो गया। यहां से यहां के बीच में आपको कर्व के नेचर के बारे में आपको बोलना है। ये जो पीस ऑफ कर्व है यहां से लेके यहां तक, इस पीस ऑफ कर्व के नेचर के बारे में आपका क्या कहना है? तो इस पीस ऑफ कर्व के नेचर के बारे में ये कहना है कि इनिशियली ये कर्व इंक्रीज कर रहा था, आफ्टर सम टाइम इसका इंक्रीजिंग रुक गया और देन आफ्टर वो डिक्रीज करना शुरू कर दिया। डिक्रीज करते करते एक मोमेंट ऐसा आया कि डिक्रीज करना स्टॉप हो गया और देन आफ्टर वो इंक्रीज करना फिर शुरू कर दिया। इंक्रीज करते करते एक मोमेंट ऐसा आया कि उसका इंक्रीजिंग स्टॉप हो गया और वो इंक्रीजिंग स्टॉप ही रहा, कंटिन्यू वो स्टॉप ही रहा, फिर आगे वो इंक्रीज नहीं किया, फिर आगे वो इंक्रीज नहीं किया। तो इस पीस ऑफ कर्व के बारे में हमारा यही कहना है, दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग, हम इसको बोलेंगे। neither increasing nor डिक्रीजिंग। ना तो इसे इंक्रीजिंग कहेंगे ना ही इसे डिक्रीजिंग कहेंगे। अब हम इस पीस ऑफ कर्व को कुछ सब पीसेस ऑफ में ब्रेक करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करेंगे। जैसे हम इस पीस की बात कर लेते हैं, यहां से लेके यहां तक की बात कर लेते हैं। ये जो कर्व है यहां से लेके यहां तक, ये इतने पीस की बात हम करेंगे। इस पीस के बारे में आपका क्या कहना है? इस ग्रीन लाइन के अंदर जो पीस ऑफ कर्व है इसके बारे में क्या कहना है? तो इस ग्रीन लाइन के अंदर जो कर्व है इसके बारे में हम लोग यही कहेंगे कि दिस इज इंक्रीजिंग, दिस इज इंक्रीजिंग, दिस पीस ऑफ कर्व इज इंक्रीजिंग। अब ये जो पीस ऑफ कर्व है वो कहां से कहां तक बिलोंग करता है? इसका करस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंट यहां पे है और इसका करस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंट यहां पे है। दिस सपोज यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट ए है और यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट बी है, तो हम कहेंगे इंटरवल a, b में, इंटरवल a, b में ये पीस ऑफ कर्व इंक्रीजिंग है। इंटरवल का नाम जरूर लेंगे हम। फिर इसके बाद हम दूसरे पीस के बारे में बात करते हैं। यहां से कंटिन्यू डिक्रीज करते 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 यहां तक आया। तो हम लोग इस पीस ऑफ कर्व के बारे में हम डिस्कस कर लें कि इसके बारे में क्या कहा जाए। इस पीस ऑफ कर्व, इस ग्रीन बाउंड्री के अंदर जो पीस ऑफ कर्व है इसके बारे में क्या कहा जाए? इसके बारे में हम लोग यही कहेंगे कि here this is continue decreasing, so this is decreasing, this is decreasing, this piece of curve is decreasing,
यहाँ पे b जब x इक्वल टू b था तो वहां से इसने डिक्रीज करना शुरू किया, और यहाँ पे जब हम लोग x कोऑर्डिनेट को, x एक्सिस को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं, ये हमारा x एक्सिस हो गया, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमारा x कोऑर्डिनेट है c, तो हम ये कहेंगे कि दिस पीस ऑफ कर्व इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल b, c। अगेन हम और एनालाइज करते हैं। इस पॉइंट के बाद इस कर्व ने अगेन इंक्रीज करना शुरू किया और कंटिन्यू इंक्रीज करते हुए यहां तक गया, तो इस पीस ऑफ कर्व के बारे में हम बात करें तो इस पीस ऑफ कर्व के बारे में हम क्या बोलेंगे? इस पीस ऑफ कर्व के बारे में हमें यही कहना है कि आप जैसा देख रहे हैं, दिस इज इंक्रीजिंग पीस ऑफ कर्व, और जो इंटरवल है कहां से कहां तक, किस इंटरवल x की वैल्यू कहां से कहां तक रहने पे इसके अंदर इंक्रीजिंग नेचर था। अगर हम बात करें कि अगर x की वैल्यू a से c के बिटवीन ली जाए तो a से c के बिटवीन कुछ देर वो इंक्रीजिंग टेंडेंसी थी, कुछ देर डिक्रीजिंग टेंडेंसी थी, तो फॉर इंटरवल a, c के लिए कहा जाएगा कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन दिया जाएगा। लेकिन अगर इंटरवल x की वैल्यू a से b के बीच में, इंटरवल a से b तक की बात की जाती है तो बोला जाएगा कि दिस पीस ऑफ कर्व इज इंक्रीजिंग, b से c तक के बीच की बात की जाती है दिस पीस ऑफ कर्व इज डिक्रीजिंग, और c से लेके अगर यहाँ पे x कोऑर्डिनेट करस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट d है तो c से d के बीच में अगेन दिस पीस ऑफ कर्व इज इंक्रीजिंग। d से लेके अगर यहाँ पे x कोऑर्डिनेट e है तो इसके बारे में क्या कहा जाए, हम लोग क्या कहें इसके बारे में? इस पीस ऑफ कर्व के बारे में हम क्या कहें जो कि बिल्कुल x एक्सिस के पैरेलल है? यहाँ पे हम कहेंगे कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, तो जो d, e इंटरवल है, इस इंटरवल के लिए दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग nor decreasing। Neither increasing nor decreasing इस पीस ऑफ कर्व के बारे में बोला जाएगा। जो एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वहां पे इस पर्टिकुलर टर्निंग पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस इज टर्निंग पॉइंट। सिंपल स्टेटमेंट में हम लोग कहें तो यू कैन कॉल दिस एज अ टर्निंग पॉइंट। इसको, इस पॉइंट को टर्निंग पॉइंट्स कहा जा रहा है। क्रिटिकल पॉइंट्स भी कहा जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स भी कहा जाएगा। अब हम लोग जो फर्स्ट पीस है, जो ए से बी के बीच में जो पीस है, जैसा कि हमने जाना कि ये इंक्रीजिंग टेंडेंसी है। इस पीस ऑफ कर्व जो इंक्रीजिंग नेचर का है, इस पीस ऑफ कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं
ये अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, क्या हो रहा है, जो इंक्रीजिंग कर्व है उसका शेप या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। जो इंक्रीजिंग पीस ऑफ कर्व है उसके किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और वो ऑलवेज एक्स एक्सिस के साथ में लेस देन 90 डिग्री एंगल बनाएगा, लेस देन 90 डिग्री एंगल बनाएगा ऑलवेज। ये ध्यान रखना। तो इसीलिए जो जब तक जो पीस ऑफ कर्व इंक्रीजिंग नेचर में होगा उस कर्व का अगर मैं dy dx फाइंड करूंगा, dy dx फाइंड करूंगा तो जब थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में होगी तो स्लोप इक्वल टू m tan थीटा होता है। तो ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। वैसे भी जिसके कैरियर में इंक्रीजिंग बिहेवियर होता है उसमें अकड़ तो आ ही जाती है, और जिसमें अकड़ होती है वो हमेशा नीचे से आसमान की ओर देखता हुआ चलता है, उसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा। उसका स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। सेकंड, हम लोग डिक्रीजिंग कर्व की बात कर रहे हैं, तो जब पीस ऑफ कर्व हमारा डिक्रीजिंग नेचर का होगा तो वो कर्व या तो इस शेप में ऊपर से नीचे आएगा या इस शेप में ऊपर से नीचे आएगा। डिक्रीजिंग पीस ऑफ कर्व, जो पीस ऑफ कर्व डिक्रीजिंग नेचर में है, उसके किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरीके से रहेगा, टेंजेंट। और ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट ऑलवेज एक्स एक्सिस के साथ में कैसा होगा, 90 डिग्री से ज्यादा एंगल होगा। थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री से ज्यादा होगी थीटा की वैल्यू, और 180 डिग्री से कम होगा। तो जिसके भी कैरियर में डिक्रीजिंग पल्स शुरू हो जाएगा वो स्ट्रेट ना होके किसी गलत डायरेक्शन में वो झुकता हुआ चला जाएगा, वो नेगेटिव डायरेक्शन में झुकता हुआ चला जाएगा। देयर इज अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जब तक कैरियर में पॉजिटिव ग्रोथ है तब तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ झुका रहेगा। जब कैरियर में नेगेटिव ग्रोथ होगा, डाउनफॉल होगा, तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर ज्यादा झुक जाएगा। तो टेंजेंट नेगेटिव एक्सिस की ओर ज्यादा झुके होने के कारण से एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगी और स्लोप जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब 0 हो जाएगा, और टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट टू द कर्व का स्लोप dy dx की वैल्यू एवरी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, एवरी पॉइंट पे नेगेटिव आएगा, लेस देन 0 आएगा। तो डिक्रीजिंग, जब कैरियर डिक्रीजिंग मोड में जा रहा है तो स्लोप नेगेटिव होगा, जब कैरियर इंक्रीजिंग मोड में है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब इंक्रीजिंग मोड में होगा तो आप यूं आसमान की तरफ देखते हुए चलेंगे, और जब आप डिक्रीजिंग मोड में आप जाएंगे तो आप आसमान की तरफ ना देखे, ऊपर ना देखे, आप नेगेटिव डायरेक्शन में देखना शुरू कर देंगे, इस डायरेक्शन में देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि लाइन में इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और इधर नेगेटिव एक्सिस। क्योंकि डिक्रीजिंग कैरियर में तभी शुरू होता है जब आप पॉजिटिव चीजों को छोड़ के नेगेटिविटी के बारे में ज्यादा सोचने लगेंगे, तभी डिक्रीजिंग फॉल शुरू होगा, और जब कर्व डिक्रीजिंग नेचर में होगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है नेगेटिव होगा। तो आई थिंक
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, उसके लिए आपको सपोज a, b इंटरवल में कर्व इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली कर्व को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करके स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है टू द कर्व, और इस इंटरवल में से कोई भी एक पॉइंट आप ले लीजिए और इसमें आप पुट कर दीजिए और पुट करके देखिए कि dy dx की वैल्यू कैसी आई। अगर पॉजिटिव आती है तो आप बोलिए नेगेटिव नेचर है कर्व का इस इंटरवल में, और अगर नेगेटिव आता है तो आप बोलिए डिक्रीजिंग नेचर है कर्व में। पॉजिटिव आने पे इंक्रीजिंग नेचर ऑफ द कर्व है और नेगेटिव आने पे dy dx की वैल्यू नेगेटिव आती है तो डिक्रीजिंग नेचर ऑफ